नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग अपनी पेड क्विज को देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें दी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहा गया है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध अपने आप में काफ़ी फेमस एक किंगडम रहा। इनिशियली कैपिटल जो है राजगृह है ना, इसको गिरिव्रज भी कहा जाता था। वर्तमान में जिसको आप बिहार के रीजन में राजगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी ही बात हो रही है। तो बी विकल्प को चुनेंगे। मौर्यकालीन शासकों के संदर्भ में गलत कथन हमें देखना है। तो मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ये बात यहाँ पे जो है ठीक है कि इन्होंने कोई भी जो है रिलीजियस ग्राउंड पे लैंड ग्रांट नहीं प्रदान किए और भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ये लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था इस शासनकाल में। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रो कोट्स, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक कह लीजिए नाम है, उल्लिखित किया गया हुआ है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने कुछ अलग अलग इस प्रकार के जो कह लीजिए एविडेंसेस के बारे में बताया। तो जो है देखिए, विलियम जोन्स जो है उन्होंने पहले चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रो कोट्स के रूप में की थी और सैंड्रो कोट्स और सिकंदर महान की इस भेंट की जो चर्चा है वो जस्टिन नामक हिस्टोरियन ने की है। ऑप्शन सी। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काउंसिल में देखेंगे जो है कौटिल्य यानी कि चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त इनके अन्य नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मौर्यन टाइम पीरियड में देखेंगे तो कौटिल्य के द्वारा ही जो है सप्तांग थियरी है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में या कह लीजिए राज्य के 7 भाग या अंगों के रूप में बताई गई। ठीक है, तो यहाँ पे खैर इसका उत्तर है मित्र। ठीक है, देखिए सातों की हम एक वो देख लेते हैं लिस्ट। जैसे पहला होता था किंग, ठीक है, फिर अमात्य, अमात्य कौन होते थे? ब्यूरोक्रेट्स। ठीक, फिर जनपद यानी कि टेरिटरी जो है उस कह लीजिए हमारे स्टेट की। ठीक, फिर दुर्ग यानी कि फोर्ट, फिर जो है कोष यानी ट्रेजरी है ना, फिर जो है दंड, दंड मतलब जो कोएर्सिव अथॉरिटी हमारी हो गई, और लास्ट में मित्र यानी कि जो स्टेट के अलाई हैं है ना, उनके लिए ये यूज होता था। सम्राट अशोक है ना, इनके राजादेश यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस हुए है ना, तो इसका सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर इसको किसने किया? तो जो भी ये अर्लीस्ट एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शंस या ऑर्डर्स इस तरह के हैं, सबसे पहले कौन हुए इसको डिसाइफर करने वाले? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी। मौर्य साम्राज्य के पेशावर यानी पाकिस्तान के निकट जो उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख पाए गए, तो ये किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस की कई सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको प्लीज़ डिटेल में देखिएगा। यहाँ पे जैसे हम बात करें जो पेशावर के आसपास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शाहबाज गढ़ी और ये मानशेरा, ये दो जो हैं इंस्क्रिप्शंस, इनकी जो स्क्रिप्ट है ये कौन सी है? खरोष्टी है ना, तो उसी के बारे में यहाँ बात की गई थी। इन दोनों के बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो जो है मास्की यहाँ पे ऑप्शन सी को चुनेंगे। वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जो है अशोक के बारे में उल्लिखित है, उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी अशोक है ना। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो जो है भाब्रू पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसमें
राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। यहाँ पे उल्लिखित है अशोक के बारे में, जिसमें ये लिखा हुआ है प्रियदर्शी राजा मगधे, ठीक है। तो इससे ये जानकारी मिलती है हमें। प्रथम भारतीय साम्राज्य किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था, हमको ये बताना है अब। तो जो है वर्तमान जो भारत का स्वरूप आप देखते हैं, तो एंशियंट टाइम से हम अगर बात करें तो पहला ऐसा पैन इंडियन एम्पायर है ना जो रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हुआ, तो ये मौर्य जो किंगडम था, और ये स्थापित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। कालसी के प्रसिद्धि का क्या कारण है, ये बताना है। तो कालसी जो है उत्तराखंड में है। ये भी अशोकन इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स के लिए जाना जाता है। कुछ यहाँ से हमें प्राप्तियां मिली हैं। अशोक के समकालीन एक किंग था तुरमय, ये कहाँ का राजा था, ये बताना है। तो इसका शासनकाल देखेंगे तो जो अराउंड 247 BC के आसपास तक है, और इजिप्ट का किंग था ये, ऑप्शन फर्स्ट। अशोक के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, स्टोन पिलर्स हैं, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। दे आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है ना, किसी आर्किटेक्चर का भाग नहीं है। अन्य विकल्पों को देखिएगा, ये सारे ठीक हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से जो है पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा है? तो रिलीजियस टॉलरेंस जो है हर रिलीजियस सेक्ट के लिए अशोक की जो दर्शाता है वो है शिलालेख 12th, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें जैसे स्तंभ लेख ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 7th में धम्म की जो पॉलिसी है ना अशोक की, उसके बारे में उल्लेख है। और यहाँ पे 13th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरा ये कोई बताएगा, कमेंट करिएगा। बाकी हमने देख लिया अभी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी, मुख्य रूप से तो जो हिंदी में ये लिखा है शुद्ध यही है, प्रियदर्शी भी कह सकते हैं, इसके रूप में किसको किया गया है? तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया अशोक के बारे में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर, है ना, देवनागरी जैसे लेफ्ट टू राइट, तो वैसे राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी खरोष्ठी। वह स्थान जहां पर प्राचीन या प्राक अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो भी जैसे हमने खरोष्ठी की बात की उधर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो ब्राह्मी लिपि मुख्य रूप से देखेंगे जो इसका एविडेंस हमें मिलता है इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, अनुराधापुर श्रीलंका जो वर्तमान है यहाँ का एक स्थल है, यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जैसे पिपरावा, सोगौरा, ये सब जो इंस्क्रिप्शंस हैं इससे भी इंफॉर्मेशन ब्राह्मी के बारे में मिलती है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको देखिए जरा। देखिए सिकंदर महान के बारे में सही कथन पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलत। तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। तो इसका जो कह लीजिए इंडिया में समय व्यतीत करने का ईयर है 327 से 325 BC, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, पोरस को इसने हराया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बैटल थी। लेकिन दूसरा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, ये चीज़ गलत है। इनकी मुलाकात की बात अभी हमने ऊपर देखी थी, तो दूसरे को हम जो गलत है, पहला सिर्फ सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो ये अभिलेख क्या है? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, ठीक है, तो वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपनी जो है प्रजा के लिए किसने यूज किया था, ठीक है। तो ये भी जो है अशोक का है, इसको ध्यान रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा में इसमें से कौन सा जो एक टर्म होगा, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर नामांकित महिला छात्रों की संख्या का पुरुष छात्रों की संख्या से अनुपात है, ठीक है। तो जैसे हम लोग सेक्स रेशियो देखते हैं, है ना, या अन्य प्रकार के रेशियो महिला और पुरुष का देखते हैं, ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे लिंग समानता सूचकांक की बात हो रही, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। शिक्षा के प्राथमिक स्तर यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन है स्कूल्स में, उसके रेफरेंस में फीमेल और जो मेल चाइल्ड हमारे हैं उनका रेशियो निकाला जाता है, ऑप्शन बी।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। इसके परिणाम इसमें से कौन कौन से हैं हमें ये देखना है। तो अर्थ समिट के नाम से हम इसे जानते हैं। 1992 में कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। तो इसमें जो है इफेक्टिव है ये दिसंबर 1993 से, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो हमारे अर्थ समिट के डॉक्यूमेंट्स जो रिजल्टेंट रहे उसमें फॉरेस्ट डिक्लेरेशन या फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और एजेंडा 21, तो तीनों ही हमारे, ठीक है। ऑप्शन डी। इसको प्लीज़ थोड़ा डिटेल में भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गोंडवाना लैंड प्राचीन महाद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को शामिल नहीं करता था? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देखेंगे एक सुपर कॉन्टिनेंट हमारा था गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो अभी जो हम साउदर्न जो हमारे हेमिस्फीयर के देशों को या महाद्वीपों को हम देखते हैं वो इसके भाग होते थे जुरासिक पीरियड में। जैसे इधर अंटार्कटिका का रीजन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इधर इंडिया का लैंड मास इतना भी हो गया, ठीक है। तो इसमें नॉर्दर्न अमेरिका नहीं होगा। तो क्या कोई बताएगा कि नॉर्थ अमेरिका किस चीज़ का भाग था? सतत विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज आप गोल्स उनके बारे में देखते हैं, तो इसका जो कह लीजिए स्टार्टिंग है, तो यही एक क्वेश्चन है कि सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा इसमें से किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी गई? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही, क्या होता है ये? आज हम कोई भी रिसोर्स यूज़ करें उसको बिना एक्सप्लॉइट किए हो ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी उपलब्ध रहे, यही होता है सतत विकास, ठीक। तो हुआ क्या था कि यूनाइटेड नेशन ने 1983 में एक कमीशन बनाया, ब्रंटलैंड कमीशन। इन्होंने ही आगे चल करके 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसमें ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहली बार जो है बताया गया। यहाँ हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, इसमें टिक वैसे गलत है, 1987 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा जो सभ्यता रही तो उसके शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम। तो नॉर्थ से अगर साउथ देखेंगे तो सबसे ऊपर, इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा एक बार, हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर जो है मोहनजोदड़ो और इधर लोथल गुजरात के रीजन में, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ का क्रम हो जाएगा जो एंशिएंट साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं हम, ठीक है, MMR। तो ये जो है कितने जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं के मृत्यु को जो है कहते हैं। तो 1 लाख जीवित बच्चों पे जितने माताओं की मृत्यु होती है, ठीक है, तो ये MMR होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में तौल और माप का प्रभारी होता था? तो जो वेट और मीजल्स के डिपार्टमेंट का ऑफिशियल था इसको पौतवाध्यक्ष बोलते थे। ऑप्शन फर्स्ट। मौर्य काल में ही एग्रोनोमोई नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये होता था रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित। कंचनजंगा तथा मकालू पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो हिमालय रीजन में हमने देखा है अलग अलग हिमालयन रेंज में और अलग अलग भागों में अलग अलग नदियों से संबंधित हिमालयों के कई सारे नाम हैं, ठीक। तो जो कंचनजंगा और मकालू है आप देखते हैं ये सब इधर नेपाल हिमालय के भाग हैं। ऑप्शन सी। सैंधव सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये इसमें वर्तमान जो महाराष्ट्र का रीजन है यहाँ रिवर है प्रवरा, ठीक है, उसके बैंक्स का एक ये स्थल था इंडस वैली का। बनावली जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसकी खुदाई इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं अलग अलग वर्षों में अलग अलग लोगों के द्वारा एक्सकेवेट की गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फतेहाबाद से संबंधित जो हमारा है बनावली, ठीक है, RS बिस्ट जो है ये हो जाएंगे 1973 के आसपास हरियाणा में इसका जो एक्सकवेशन किया गया। अभी हमने ऊपर ब्रंटलैंड कमीशन की बात की थी, तो अपॉइंट हुआ था ये कब? 1983 में, ठीक है। और रिपोर्ट वाला वर्ष ध्यान रखिएगा 7। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। तो स्वास्तिक निम्नलिखित में से किसकी पूजा का प्रतीक था? स्वास्तिक चिन्ह जो बनाते हैं ना ऐसे, ठीक, तो ये किसकी पूजा का प्रतीक है? सूर्य की। भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में कितनी प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं? तो 7 जगहों से है ना, जो क्रैक्स हमारे हैं और उनके बीच का जो प्लेट्स का भाग है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो टेक्टोनिक प्लेट हैं इस रूप में जानते हैं। तो इनकी संख्या है कुल 7।
इन सातों के एक बार नाम देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोमो लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ पशु इसमें से किसकी जो है किसके मतलब प्रदर्शन से, उसके प्रतीक से संबंधित था? तो जो एविडेंसेस मिले हैं हमें वृषभ के, ये शक्ति को दर्शाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ। ब्रिटिश रूल जब चल रहा था तो उस दौरान देखेंगे कई सारे एक्ट्स आए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में बात हो रही है, कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखा करिए प्लीज ये कि क्या पूछा जा रहा है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में देखते हैं और क्या है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। तो मेंबर्स जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल में बढ़ाए गए थे, ये बात ठीक है। और जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इनको बजट जो प्रस्तुत होता था उस पर चर्चा के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए भी अलाउ किया गया। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इस एक्ट के जो फर्दर प्रोविजंस हैं सारे, प्लीज इसको रिवाइज करिए। अब आज़ादी से पहले एक जो मेजर एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके बारे में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में गलत कथन को देखना है फिर से। तो काफ़ी एक्सटेंसिव एक्ट ये भी था, इसके भी प्रावधान आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। कई सारे प्रावधानों को जो हमारा वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इससे लिया गया है। तो यहाँ पे प्रांतीय स्तरों पर जो डायरकी थी उसको समाप्त किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ब्रिटिश अधिकारी अभी भी किसी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे, ये प्रावधान बरकरार रखा गया था। तो इसमें भी गलत कुछ भी नहीं है। इसमें देखें गलत युग्म हमें देखना है। इसमें कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित उनकी उत्पत्ति का है ना एक लिस्ट है, और दूसरा है कि कुछ जो जियोलॉजिकल हमारे पीरियड्स हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, है ना। आप 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें पूरा ये चार्ट दिया हुआ है ना, कि कब से कब तक कौन सा काल रहा था, उसका समय काल। कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें गलत देखते हैं क्या है कि ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन जो हमारा इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल है, तो ये जो है प्लेस्टोसिन जो हमारा पीरियड था उसका एग्जाम्पल नहीं है, एक प्रोटो इरोजोइक एरा होता था, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है ये, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इनको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत नाम निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिया गया? तो अभी जो उत्तर प्रदेश नाम है, इससे पहले हमारे स्टेट का नाम संयुक्त प्रांत होता था, ठीक है। ये किया गया था 1937 में, ठीक है। काफ़ी हिस्ट्री रही है उत्तर प्रदेश नाम की, इसको भी डिटेल में आप लोग चाहें तो देखिए। और जो वर्तमान नाम दिया गया उत्तर प्रदेश, ये 1950 से है। नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो कई सारे एजुकेशनल कैंपसेस है ना, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं एस्टैब्लिश्ड। गौतम बुद्ध नगर में कि ये नॉलेज पार्क डेवलप किया गया है, ठीक है, नोएडा जो कहते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा नहीं है? तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 निर्मित हो रहे हैं भारत में, एक यूपी में, दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है। 2018 में जो है अनाउंस किया गया था यूपी इन्वेस्टर समिट में यूपी वाले के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुल जो 6 जिले कनेक्ट हो रहे हैं इसके माध्यम से, कौन कौन से? आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ, कानपुर, ठीक है। तो इसमें ललितपुर नहीं है। नवंबर 2000 सन में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था? तो 13 पहाड़ी जिले जो हमारे थे उत्तर प्रदेश राज्य के उस समय, उनको ही अलग करके जो उत्तराखंड है ना स्टेट है उसका निर्माण किया गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है, लेटर ऑन इसको रिनेम किया गया उत्तराखंड के रूप में। उत्तर प्रदेश राज्य की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। तो 2018 से ये स्कीम भी चालू है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जो है यूनिक प्रोडक्ट डेजिग्नेटेड है। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें इसमें गलत की, तो लकड़ी पर नक्काशी वाला पेयर जो शामली को मैच किया है गलत है। शामली से संबंधित है आयरन आर्ट्स, ठीक है। अन्य विकल्प जो हैं सब ठीक है, इनको देख लीजिए। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो लार्ज स्केल पे सबसे पहली बार जो गोल्ड कॉइन इशू किए गए अलॉन्ग विथ कॉपर एंड सिल्वर, तो ये था विम कटफिसेस, ठीक है, ये कुशान किंग था। नेक्स्ट है खुबा केशई लोकगीत जिसके साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है?
तो ये बेसिकली फोक सॉन्ग है एक प्रकार का, जो परफॉर्म करते हैं मणिपुर में लोग। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था? तो यहाँ पे तो खैर कोई ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। देखिए बेसिकली बात क्या थी कि जो हमारा स्टेट एम्बलम है, आप देखते हैं राज्य चिन्ह ऐसे गोल आकृति है, उसमें फिर एक गोला, फिर यहाँ पे बीच में गंगा और यमुना रिवर्स का ऐसे मैच होता दिखाया गया है, और 2 मछलियां हैं ऐसे इधर, और यहाँ पे धनुष और बाण, ठीक है। तो ओरिजिनली जो है इसको डिज़ाइन किया गया था 1916 में, ठीक है, जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध उस समय स्टेट होता था हमारा ये। तो उसके लिए फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो है ये कंटिन्यूसली यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान रखेंगे ये जो यहाँ पे बात बताई गई है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि विम कटफिसेस जो था इसने लार्ज स्केल पे इसको पहले चालू किया, और फिर जो प्रॉपर यूज रेगुलर यूज होने लगा है ना, इसी के टाइम से ऑप्शन फर्स्ट। और रोमन ट्रेड वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल हुआ ये कॉइन्स है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया हमने। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।